आज हम लोग इंसर्जेंसी इन असम, असम के अंदर इंसर्जेंसी कैसे कैसे डेवलप हुआ ये इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पहले असम को हम लोग इंडिया के मैप में असम को पहले देख लेते हैं। तो ये जो लाल वाला हिस्सा है ये है असम, ठीक है। तो अगर हम सही से देखें तो असम के ऊपर मतलब नॉर्थ में है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, और असम के ईस्ट में है नागालैंड और मणिपुर, नीचे साउथ में मिज़ोरम, उसके मिज़ोरम के उसके बाद त्रिपुरा, फिर ईस्ट में वेस्ट बंगाल और मेघालय, ठीक है। ये है असम, ये बीच में है असम। असम के नॉर्थ में है अरुणाचल और भूटान, ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, फिर नीचे साउथ में मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है, और ईस्ट में मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। ये हो गया असम का मैप, ठीक है। तो पहले ही असम के इंसर्जेंसी पढ़ते हुए जो पहला ग्रुप सामने आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है असम का इंसर्जेंसी में, वो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम जानते हैं उल्फा, ठीक है, ठीक है। तो इस 1979 में अप्रैल महीने में इसका फॉर्म हुआ, ये ग्रुप का फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसका जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप का दो विंग था। दो विंग कैसे, क्या विंग था? एक था पॉलिटिकल विंग, जो पॉलिटिकल सारे इशू, सारे अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर को डील करते थे, और दूसरा था मिलिट्री विंग, जो इंसर्जेंट ग्रुप को कैसे हथियार लाएंगे, फिर हथियार को कैसे यूज़ करेंगे, इंसर्जेंट ग्रुप का ट्रेनिंग, ये सब वगैरह ये मिलिट्री विंग कंट्रोल करता था। तो पहले हम पॉलिटिकल विंग के जो लीडर थे उनके नाम पहले देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल विंग का जो पहला लीडर थे उनका नाम था भीमकांत बुरागोहिन। दूसरे लीडर का नाम था अरविंदो राजखोआ, तीसरे प्रदीप गगोई, चौथा अनूप चेतिया। ये चारों लोग मिलके उल्फा का जो पॉलिटिकल विंग था उसका लीडर थे इन चारों। बाकी बचा ये मिलिट्री विंग का जो लीडर थे, हेड थे, उनका नाम था परेश बरुआ, ठीक है। तो टोटल 5 नाम है, 5 नाम के अंदर 4 नाम, जो 4 लीडर है वो पॉलिटिकल विंग के थे, और एक लीडर जो मिलिट्री विंग का हेड था। तो क्या क्या नाम हो गया? भीमकांतो बुरागोहिन, अरविंदो राजखोआ, प्रदीप गगोई, अनूप चेतिया। ये चारों लोग पॉलिटिकल विंग के थे। बाकी मिलिट्री विंग के जो हेड थे उनका नाम था परेश बरुआ, ठीक है। फिर देखते हैं ये जो उल्फा का आइडियोलॉजी क्या था। इनका ये जो ग्रुप था उल्फा, इनका आइडियोलॉजी यही था कि एक अलग से स्वाधीन असम को इस्टेब्लिश करना है। किसके बेस पे? असम नेशनलिज्म के बेस पे। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, ये ग्रुप असम के अंदर जो लोग असमीज लैंग्वेज बोलते थे, जो एथनिक असमीज लैंग्वेज बोलते थे, उसको वो एथनिक पीपल का एक उसके अंदर असमीज नेशनलिज्म डेवलप करके, एक असमीज नेशनलिज्म का सोच असमी स्पीकिंग लोगों के अंदर डेवलप करके, उन लोगों को एक साथ करके एक अलग से असम स्टेट बनवाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट, जो कि भारत से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब भारत से अलग होगा, इंडिपेंडेंट असम होगा, जिनको असमीज में स्वाधीन असम बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो आइडियोलॉजी था, इनका जो एम था उल्फा ग्रुप का, इसका एम क्या था? असमी स्पीकिंग लैंग्वेज, असमी स्पीकिंग जो लोग थे वहाँ पे असम में, जो एकदम नेटिव असमीज थे, उन लोगों के अंदर असमीज नेशनलिज्म, अर्थात असम के लिए एक नेशनलिज्म का भावना डेवलप करके, उस भावना के बेसिस पे अलग से उन लोगों के साथ लेके, वो असमी स्पीकिंग लोगों का साथ लेके असम को इंडिया से अलग करके एक इंडिपेंडेंट असम बनवाना, यही था इस उल्फा ग्रुप का एम, ठीक है। तो अब ये है असम, हम लोग असम के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो ये उल्फा ग्रुप जो था, ये सारे, ऐसा नहीं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग था, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ जगह पे ये उल्फा ग्रुप असम के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग थे। इनका एक अलग से स्ट्रॉन्ग होल्ड था सारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ठीक है। फिर इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली जब ये उल्फा ग्रुप फॉर्म हुआ, असमीज के अंदर ये लोग असम के नेशनलिज्म के भावना को डाले, मतलब एक अलग से नेशनलिज्म, जो इंडिया का नेशनलिज्म नहीं था, वो असम को अलग करने के लिए असमीज नेशनलिज्म की भावना को जो जब ये लोग प्रमोट किए उल्फा लोगों ने, तो पहले असम के लोगों ने क्या किया? इन उल्फा वालों का साथ दिया, ठीक है, क्योंकि पहले उन लोगों को लगा कि असमीज नेशनलिज्म, ये उल्फा ग्रुप वाले जो इंडिया से अलग होकर अलग से नेशनलिज्म के भावना को अलग से इंडिया से अलग करके स्वाधीन असम बनवाना चाहता है, ये सही है। ये पहले इन लोगों का, असम के लोगों को ऐसे ही लगा कि ये भावना सही है, तो इसलिए वो पहले उल्फा ग्रुप को बहुत सपोर्ट किया। उल्फा ग्रुप जो असमीज पीपल थे उनका सपोर्ट जुगाड़ करने में पहले सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है। लेकिन बाद में अर्ली 90s आते आते क्या हुआ?
असम के अंदर ऐसे छोटे छोटे पॉकेट, ऐसे छोटे छोटे जगह ऐसे बन गया जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेशन था ही नहीं। वहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल उल्फा ग्रुप के हाथ में चला गया। सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होता था सारे उल्फा ग्रुप कंट्रोल करते थे कुछ कुछ जगह पे असम के अंदर, ठीक है। वही इधर लिखा हुआ है। अर्ली 90s में पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था ये उल्फा ग्रुप बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे असम के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या, पहले जब उल्फा ग्रुप असमीज नेशनलिज्म को प्रमोट किया उस टाइम असमीज लोगों ने उल्फा ग्रुप को सपोर्ट किया, बैक किया, ठीक है। फिर अर्ली 90s आते आते असम के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह बन गए जहाँ पे सिर्फ उल्फा ग्रुप का ही कंट्रोल था, कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था वहाँ पे उस एरिया पे, ठीक है। तो ऐसे थोड़े दिन ऐसे ही चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब एक स्टेट पे इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर एक तो इकोनॉमिकली असम उस टाइम पे कमज़ोर तो था ही, ऊपर से कोई नया बिजनेस नया जॉब क्रिएट नहीं हो रहा था, तो लोगों के पास इकोनॉमिकल इनकम करने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो उस टाइम क्या किया, उस टाइम इस उल्फा ग्रुप ने क्या शुरू किया, एक्सटॉर्शन मतलब क्या है, एक्सटॉर्शन मतलब आप किसी को एबडक्ट कर लिया, उठा लिया, फिर उससे फिरौती मांगे, मतलब पैसा उसके घर वालों से पैसा मांगे, फिर किसी के दुकान में जाके उनको डरा के उससे पैसा वसूल किए, फिर ऐसे करते जिसको हम बंगाली में या तो असमीज़ में चांदाबाजी बोलते हैं, मतलब लोगों को डरा के धमका के पैसा उठाना, ठीक है। तो ये सब उल्फा वालों ने चालू कर दिया। फिर बहुत जगह पे उन लोगों ने इंसर्जेंट्स अटैक किया, बम फोड़े, जो लोकल लोग थे वो भी मारे गए। तो लास्ट में ऐसे तब ये सब जब होना चालू हो गया, फिर जाके जो लोकल असमीज़ थे उन लोगों को समझ में आया कि उल्फा ग्रुप जो कर रहा है ये सही नहीं है। फिर उन लोगों ने जो सपोर्ट करते थे पहले उल्फा ग्रुप का, फिर वो सपोर्ट वापस खींच लिया, ठीक है। तो लोकल लोगों के मन से उल्फा ग्रुप के ऊपर जो भरोसा था कि नया देश होगा, नया उसमें कानून होगा, अच्छे कुछ सिस्टम बनेंगे, लेकिन फिर बाद में जब उन लोगों ने देखा कि उल्फा ग्रुप से वही एक्सटॉर्शन चालू कर दिया, लोगों को डरा के धमका के पैसा उठाना चालू कर दिया, फिर बम फोड़ना, आम लोगों को जो जिसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ गलत काम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनको भी आम लोगों को मारने लगा। फिर जाके लोकल जो असमीज लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उस उल्फा वालों के ऊपर से सपोर्ट उठा लिया, मतलब सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आया 1986। फिर 1986 आते आते क्या हुआ, उल्फा ने जो यूनिफाइड NSCN, ये नागालैंड का एक इंसर्जेंट ग्रुप है, जो हम नागालैंड जब पढ़ेंगे उस वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। उस ग्रुप के साथ और कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी, ये म्यांमार का एक इंसर्जेंट ग्रुप था जो म्यांमार के सरकार के खिलाफ काम करता था। इन दोनों के साथ उल्फा ने क्या किया, इन लोगों के साथ कांटेक्ट क्यों किया, क्योंकि उल्फा वाले चाहते थे कि और हथियार मिले उन लोगों को, और एक प्रॉपर आर्मी जैसे जो इंसर्जेंट ग्रुप है उल्फा का, मतलब जो मिलिट्री विंग था उसका ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हो। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग और आर्म्स हथियार के लिए इन लोगों के साथ ये यूनिफाइड NSCN और ये काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी ऑफ म्यांमार के साथ इन लोगों ने कांटेक्ट किए, ठीक है। तो ऐसे जब उनका ट्रेनिंग और उल्फा का ट्रेनिंग भी और बहुत एडवांस हो गया, मिलिट्री ट्रेनिंग गेरिला वॉरफेयर में एडवांस हो गया, ऊपर से बहुत सारे हथियार भी आ गए उनके पास, तो तब जाके ये असम में लॉ एंड ऑर्डर और डिटोरेट हो गया, ठीक है। असम में कोई लॉ तब, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल थोड़ा कम होता गया बहुत सारी जगह पे, फिर वहाँ पे एक्सटॉर्शन और ये इंसर्जेंट अटैक ये सब चालू हो गया था असम के अंदर बहुत जगह पे, तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम नीचे चला गया, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में 1990 आते आते क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया असम के ऊपर, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। फिर जाके 1990 नवंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उल्फा को बैन कर दिया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया, ठीक है। तो बैन कर दिया, ऊपर से उल्फा के ऊपर इंडियन आर्मी ने एक्शन लेना चालू कर दिया, ठीक है। जब इंडियन आर्मी ने उल्फा के ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिए, तब जाके उल्फा वाले क्या किया, जो बेस था असम के अंदर, वो सारे बेस को बांग्लादेश और भूटान में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। सारे जो बेस था असम के अंदर उसको शिफ्ट करके कहाँ लेके गए, बांग्लादेश और भूटान। क्योंकि बांग्लादेश और भूटान क्यों लेके गए, क्योंकि असम के साथ दो ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर असम का मैप हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे ये है हम लोगों का असम, ठीक है। असम के साथ दो देश का इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, एक ये भूटान का, दूसरा ये यहाँ पे थोड़ा बांग्लादेश का बॉर्डर आता है थोड़ा सा, और इधर से बांग्लादेश का बॉर्डर आता है। तो असम, इसलिए क्या हुआ, इसलिए जब इंडियन आर्मी ने उल्फा के ऊपर अटैक करना चालू किया, वो लोग भाग के कहाँ चले गए, बांग्लादेश और भूटान, बांग्लादेश और भूटान, क्योंकि असम के साथ दो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक भूटान का एक बांग्लादेश का, ठीक है। फिर क्या, उस टाइम में ये भी मालूम पड़ा इंडियन आर्मी को कि उल्फा के साथ पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान का, जो हमें हर वक्त इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, तो ISI के साथ ये उल्फा का कनेक्शन था फॉर ट्रेनिंग। ये इंसर्जेंट लोगों का ट्रेनिंग के लिए ISI भी उल्फा का सपोर्ट करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर पहले तो हम क्या पढ़ लिए, तो हम पहले देख लिए असम के अंदर पहला जो इंसर्जेंट, एकदम पहला इंपॉर्टेंट जो इंसर्जेंट ग्रुप है उल्फा,
उनके लीडरशिप को देख लिए, फिर उनका आइडियोलॉजी, कैसे उनका काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ देख लिए। फिर कैसे पहले उन लोगों ने आम लोगों का सपोर्ट हासिल किया असम के, तो वो भी देख लिया। फिर कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उल्फा के ऊपर एक्शन लेना चालू किया, फिर कैसे इंडियन आर्मी ने एक्शन लेना चालू किया, फिर कैसे वो लोग भाग गए बांग्लादेश और भूटान, ये सब हम देख लिए। ठीक है, अब हम लोगों का जो देखेंगे, तो ये जब भागे मतलब बांग्लादेश और भूटान में चले गए, फिर जाके क्या हुआ वो पहले हम देख लेंगे। तो भूटान में जब ये लोग चले गए, सबसे पहले चले गए तो भूटान, ये हम लोग देखेंगे, वो जो देखे तो ये है भूटान के बॉर्डर असम के साथ, ये वाला जो बॉर्डर है ये भूटान का बॉर्डर है। ठीक है, और ये वाला जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, और यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे एक बांग्लादेश का बॉर्डर है असम के साथ, ये एक बांग्लादेश का बॉर्डर है असम के साथ, और ये वाला बॉर्डर भूटान के साथ है। ठीक है, तो अब जब उल्फा वाले कुछ भूटान में भाग गए, कुछ यहाँ से बांग्लादेश में आ गए। ठीक है, तो तब जाके क्या हुआ, तब तो पहले भूटान के जो रूलर थे उस टाइम पे, भूटान के जो रूलर थे वो पहले इस झमेले से खुद को दूर रखा, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद जब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भूटान के गवर्नमेंट के साथ, उनका जो रूलर था उनके साथ डिप्लोमेटिक चैनल पे बात की है, फिर जाके बहुत सारे एफर्ट लगाए कि भूटान भी ये जो भगोड़ा मतलब जो उल्फा वाले भाग के भगोड़ा बन के भूटान के अंदर जाके बैठा हुआ है, उनके खिलाफ भूटान गवर्नमेंट एक्शन ले। 2000 जुलाई महीने में फिर जाके जब डिप्लोमेटिक चैनल पे इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान गवर्नमेंट के साथ बात की है बहुत सालों तक, फिर जाके 2000 साल में क्या हुआ, 2000 में ये भूटान के नेशनल असेंबली जो है उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या रेजोल्यूशन पास हुआ कि भूटान रूलर ने मिलिट्री एक्शन लेगा किसके खिलाफ, उल्फा और एनडीएफबी के खिलाफ। ठीक है, ये दोनों असम के इंसर्जेंट ग्रुप है, तो एनडीएफबी के बारे में हम बाद में देखेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। भूटान नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें क्या होता है, उसमें भूटान गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग ये उल्फा और एनडीएफबी जो भारत से भाग के भूटान में घुस के छुप के बैठा हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर क्या हुआ, 2003 आते 2003 में भूटान रॉयल आर्मी ने ऑपरेशन लंच को लॉन्च कर दिया उल्फा और एनडीएफबी के खिलाफ, और उनका जो सारे जितना भी बेस कैंप था उस सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक एक सक्सेस मिला भूटान की तरफ से। ठीक है, फिर आता है बांग्लादेश। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे बांग्लादेश में जब छुप के बैठे थे उल्फा और एनडीएफबी वाले, तो उसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट कैसे एक्शन लिया। तो फिर बांग्लादेश जब चले गए वो लोग भाग के उल्फा वाले, फिर बांग्लादेश के जो फोर्सेस है, आर्म फोर्स है, उसने इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश फोर्स मिलके 2000 में, साल 2000 में। उसमें बांग्लादेश के अंदर जितना भी कैंप था, बहुत सारे कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिर बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होता है, फिर थोड़ा सा ये उल्फा के अगेंस्ट जो एक्शन था ये थोड़ा धीमा पड़ जाता है। फिर 2009 और 10 में क्या होता है, शेख हसीना का गवर्नमेंट फिर से आ जाता है बांग्लादेश के सेकेंड टाइम। ठीक है, उस टाइम फिर से इंडिया और बांग्लादेश का कोऑपरेशन इंक्रीज़ होता है, और उल्फा वाले के खिलाफ फिर से एक्शन लिया जाता है बांग्लादेश वाले के ऊपर। ठीक है, और क्या एक्शन लिया था, एक तो जितना भी उल्फा वाले बच गए थे उस टाइम पहले एक्शन में, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको इंडिया पे डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका भूटान के अंदर, भूटान और बांग्लादेश के अंदर जब उल्फा वाले छुपे थे, तो कैसे कैसे इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल के सहारे भूटान और बांग्लादेश के सरकार को अपने कॉन्फिडेंस में लेके फिर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए। ठीक है, ये देख लिया हम लोग। फिर इसके बाद आता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उल्फा जो ग्रुप था उसका स्प्लिट हुआ। ठीक है, अच्छा, जब इंडियन आर्मी ने उल्फा के ऊपर एक्शन लेना चालू किए, बहुत सारे उल्फा के लोग मारे गए। फिर क्या हुआ, उल्फा ग्रुप के अंदर दो गुटों में लोग बंटने लगे। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप चाहता था कि जब इंडियन आर्मी ने उसके उल्फा के खिलाफ एक्शन लेना चालू कर दिए थे, फिर उन लोगों ने उल्फा ग्रुप के अंदर कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्रो टॉक फ्रैक्शन, उल्फा पीटीएफ मतलब उल्फा प्रो टॉक फ्रैक्शन। तो ये लोग क्या चाहते थे, उल्फा ग्रुप के अंदर ये सारे लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दूरिया है, उसको सॉल्व करना चाहता था। तो इसका लीड कौन कर रहा था, अरविंदो राजखोआ। ठीक है, जो एक पॉलिटिकल उल्फा का जो एकदम बेसिक पार्टी था उसमें पॉलिटिकल विंग के नेता थे ये, तो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ लिए थे अरविंदो राजखोआ। ठीक है, और उल्फा के अंदर जो दूसरा ग्रुप बना वो था उल्फा एटीएफ, इसका पूरा फुल फॉर्म है एंटी टॉक फ्रैक्शन। अर्थात ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, ये लोग इंसर्जेंसी जैसे चला रहा था, जैसे
कोशिश कर रहा था इंसर्जेंसी का, गवर्नमेंट ऑफिशियल को मारने का, या इंडियन आर्मी या तो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने का, तो वही कोशिश चालू रखेंगे। ये लोग सब थे एंटी टॉक फ्रैक्शन। इनका लीड कौन कर रहा था? परेश बरुआ, जो कि वो इंसर्जेंट ग्रुप जो था मिलिट्री विंग उल्फा का, तो उनका जो हेड था परेश बरुआ, वो चाहते थे कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ कोई बात नहीं करेंगे और जैसे हम लोग का जो इंसर्जेंट अटैक है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये स्प्लिट हुआ अगस्त महीने में 2012 में। ठीक है, अच्छा, बाद में ये जो एंटी टॉक वाले परेश बरुआ लीडिंग जो ग्रुप बना उल्फा के अंदर, एंटी टॉक वाले जो गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करना चाहते थे, ये लोग बाद में खुद का नाम उल्फा इंडिपेंडेंट रख लिया, उल्फा आई। ठीक है, 2013 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में इंडियन गवर्नमेंट टोटल उल्फा को ही अनलॉफुल एसोसिएट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, उल्फा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट वो बहुत पहले से एक्शन लेना चालू कर दिए थे। तो आज के दिन अगर देखें, आज ये मॉडर्न 2024 में, तो इसमें हम देखेंगे कि उल्फा अभी असम के अंदर उतना एक्टिव है भी नहीं। बहुत सारे उल्फा भी बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस ट्रीटी में साइन कर चुका है। तो अभी असम के अंदर उल्फा का जो इंसर्जेंस था, ऐसे भी बहुत असम के अंदर अभी इंसर्जेंसी उतना है ही नहीं। तो अभी बहुत सारे जितना भी इंसर्जेंट ग्रुप था, सभी ने असम के अंदर धीरे धीरे करके पीस ट्रीटी में पीस अकाउंट साइन कर ली इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अभी असम की हालत उतना दिक्कत में है नहीं, जो भी है ठीक है। तो उल्फा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया बाद में। ठीक है, अभी देखेंगे बोडो मूवमेंट इन असम, बोडो मूवमेंट इन असम। तो अगर हम लोग असम के मैप को सही तरीके से देखें, तो यहाँ पे असम के इस एरिया के ऊपर ही है भूटान। ठीक है, भूटान के जो फुट हिल एरिया है ना, उस जगह पे बोडो संप्रदाय के, मतलब बोडो जनजाति के लोग बहुत सारे रहते हैं। तो ये जो हम लाल एरिया दिखा रहा है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। क्या क्या असम के अंदर? कोकराझार, चिरंग, बस्का और उदलगुड़ी। ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है असम के अंदर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोडो जनजाति के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या मांग चालू किया? 1960 आते आते इन लोगों ने बोले कि अलग से हम लोगों के लिए बोडो लैंड चाहिए। ठीक है, एक बोडो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन गठन हुआ 1967 में, जो कि बोडो कॉज के लिए रिप्रेजेंट करता था, मतलब बोडो लोगों के लिए, अच्छाई के लिए गवर्नमेंट के सामने, इंडियन गवर्नमेंट के सामने सारी चीज़ें रखता था, बात करता था बोडो संप्रदाय के लिए। तो इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने बोला कि एक अलग से होमलैंड चाहिए फॉर असम प्लेन ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ये जो बोडो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एक अलग से होमलैंड चाहिए, जिसको नाम देंगे बोडोलैंड, है। और बोडो इस लैंग्वेज को असम के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा देना चाहिए। तो ये डिमांड था पहले बोडो मूवमेंट का असम के अंदर। ठीक है, तो हम ये मैप तो देख लिए, तो ये जो लाल वाला हिस्सा है, ये इस जगह पे बोडो लोग ज़्यादा रहते हैं। इनमें 4 डिस्ट्रिक्ट आता है असम के, कोकराझार, चिरंग, बस्का और उदलगुड़ी। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे कैसे बोडो मूवमेंट आगे बढ़ा। ठीक है, एक्चुअली बोडो मूवमेंट आगे बढ़ने का सबसे जो मेन रीज़न है वो है बोडोलैंड के अंदर जब वो ट्राइबल बोडो लोग ने देखा कि बाहर से आए, मतलब जो बंगाली मुस्लिम लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, बंगाली जो इलीगल इमिग्रेंट है, हाँ, बंगाली मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट, जो उन लोगों ने क्या किया, बोडोलैंड के अंदर अपने खुद का जाके रहने लगा। फिर बोडोलैंड का जो नेटिव एरिया था उसमें उसने जगह हड़पने लगा। तो इसलिए असम के अंदर ये इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ एक असम मूवमेंट चालू हुआ। ठीक है, तो इसमें पहला जो ग्रुप इसके पीछे था वो था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आंसू बोलते हैं। फिर ऑल असम गण संग्राम परिषद 1979 से 85 तक ये बहुत एक्टिव रहा। फिर तो ग्रुप ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, फिर जाके असम एकॉर्ड साइन हुआ। ठीक है, असम एकॉर्ड में क्या हुआ? असम एकॉर्ड ये आंसू अर्थात ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और अब AAGSP ऑल असम गण संग्राम परिषद, इन दोनों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक एकॉर्ड साइन होता है। तो 15 अगस्त 1985 पे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा जाता है? उसमें एक काट ऑफ डेट लिखा जाता है 1 जनवरी 1966। 1 जनवरी 1966 में जो लोग इंडिया में आ गए थे, मतलब असम के अंदर आ गए थे, असम के अंदर, इंडिया के नहीं, असम के अंदर आ गए थे, वो लोग असम के लोग हैं। उसके बाद जो लोग आए उन लोगों को फॉरेनर और इलीगल इमिग्रेंट बोला जाएगा। तो जो डेट फिक्स हुआ था वो था 1 जनवरी 1966, ये कट ऑफ डेट था। इसके पहले जो लोग असम के अंदर आ गए थे तो वो लोग असमीज़ हैं, उन लोगों को असम के नागरिक के दर्जा दिया जाएगा। बाकी जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद आए उन लोगों को फॉरेनर या तो इमिग्रेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ। लेकिन अबसू ABSU अर्थात ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ये जो पहले बोडो मूवमेंट के पीछे थे,
ये लोग अनहैप्पी थे इस एकॉर्ड के साथ, क्योंकि क्योंकि इन लोगों का जो इमिग्रेंट भगाने का, जो इमिग्रेंट को हटाने का जो मांग था, ये इन लोगों का भी था, लेकिन उसके साथ एक और मांग भी था इन लोगों का, सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड। उनका असम एक अलग से स्टेट चाहिए, जो असम से अलग एक स्टेट चाहिए जिसको नाम होगा बोडोलैंड, ठीक है, जो नॉर्थ बैंक पे होगा ब्रह्मपुत्र का। तो हम अगर इस मैप पे देखें तो ये हम लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये गया ब्रह्मपुत्र, तो इसके नॉर्थ बैंक में मतलब नॉर्थ साइड पे ये पूरा बोडोलैंड का एरिया होगा, ठीक है। तो ये था इनका डिमांड इमिग्रेंट को हटाने के साथ साथ तो और डिमांड था इन लोगों का, जो डिमांड ये असम एकॉर्ड में साइन हुआ नहीं था, इसलिए ये लोग असम एकॉर्ड को सपोर्ट नहीं किए थे। कौन लोग नहीं किए थे? ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। इन लोगों का मांग था बोडोलैंड अलग से एक स्टेट चाहिए, असम से अलग होकर एक स्टेट चाहिए, बोडोलैंड होगा। और दूसरा था वो नॉर्थ बैंक का जो एरिया है ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पे बोडोलैंड होगा अलग से, ठीक है। तो ये हुआ बोडो मूवमेंट, ठीक है। फिर आता है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो जब बोडो लोगों का जो मांग था अलग स्टेट होगा बोडोलैंड नाम करके, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर पे होगा, नॉर्थ बैंक पे होगा। तो जब ये हुआ नहीं असम एकॉर्ड में, तो इन लोगों ने क्या किया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड करके एक पार्टी को फॉर्म किया, ठीक है। तो इनका जो मेन जो गोल था इस पार्टी का क्या था, डिमांड फॉर बोडोलैंड, ठीक है। और जैसे कि इसका डिमांड, जब ये बोडोलैंड अलग से स्टेट चाहिए, असम से अलग होकर एक अलग स्टेट चाहिए बोडोलैंड करके, तो उसमें क्या हुआ, बोडो आर्म ग्रुप थे, जितना सारे छोटा बोडो लोगों ने आर्म ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप बनाए थे, उस सारे लोगों ने इनको इस पार्टी को सपोर्ट करने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बोडो के अंदर जो आर्म्स ग्रुप थे, जो रेबेल ग्रुप थे, जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, जब इस पार्टी को, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इस पार्टी को पीछे से बैक करने लगा, तो अपने आप असम के अंदर इमरजेंस ऑफ इंसर्जेंसी अपने आप ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो अब देखेंगे इस पार्टी का लीडरशिप को, कौन सी लीडर के अंडर ये पार्टी फॉर्म हुआ था और कैसे आगे बढ़ा। तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक NDFD, तो हम जब उल्फा पढ़ रहे थे तो हम देख लिए थे, NDFD वाले भी भूटान के अंदर जाके छुपे थे, बांग्लादेश के अंदर जाके छुपे थे। फिर भूटान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था भारत के गवर्नमेंट के कहने पे। तो ये सब हम पहले थोड़ा सा वो जब उल्फा पढ़ रहे थे तो उसी उल्फा ग्रुप के अंदर ही देख लिए थे। तो वही आप देखेंगे लीडरशिप, ठीक है। तो रंजन दाईमारी ये था इस ग्रुप का, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ग्रुप का लीडर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलिटेंट आउटफिट एक तैयार किया जिनका नाम था बोडो सिक्योरिटी फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म था BDSF, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। ये 1986 में इस ग्रुप का फॉर्म किया। तो बाद में यही ग्रुप नाम क्या हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, जिसको लेकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इनिशियली ये इनका जो कैंप था, NDF का जो इनिशियल कैंप था, ये सारे था भूटान के जंगल में, ठीक है। अगर मैप पे देखें, यहाँ है भूटान, इसमें इस जगह पे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, भूटान में छुप के रहते थे, इंडिया में असम के अंदर आके गलत काम करके फिर रिटर्न भूटान के जंगल में, इंडिया में आके गलत काम करके फिर रिटर्न चले जाते थे भूटान, ठीक है। तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे 2003 में, जो थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़े, रॉयल भूटान आर्मी ने इनके खिलाफ एक्शन लिए, फिर सारे कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। तो अब देखेंगे 2008 आते आते क्या हुआ। 2008 आते आते ये जो NDFB जो ग्रुप था, ये भी दोनों ग्रुप में स्प्लिट हो गया। एक ग्रुप बना NDFB-RD, मतलब जो रंजन दाईमारी के अंदर था, R और D, इसलिए नाम है RD। रंजन दाईमारी का जो इनिशियल है RD, ठीक है। ये लोग क्या मांग था, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, नो पीस टॉक विद गवर्नमेंट, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप बना जो प्रोग्रेसिव ग्रुप बना, ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग गवर्नमेंट के साथ बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या देखें 2008 आते आते NDFB भी दो ग्रुप में स्प्लिट हो गया। एक था रंजन दाईमारी के अंडर, जो लोग बात करना नहीं चाहते थे, वो लोग जैसे इंसर्जेंसी चल रहा है ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते थे। दूसरा था प्रोग्रेसिव ग्रुप। वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे हम लोग गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करें, या असम गवर्नमेंट के साथ बात करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। अब आया 2010 आते आते ये दाईमारी जो रेडिकल लीडर था NDFB का, ये अरेस्ट हो गया। क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। रिलीज़ कब हुआ, 2013 में, ठीक है। जब अरेस्ट हुआ उसके बाद 2003 साल बाद रिलीज़ हुआ। उसके बाद ये भी चाह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ बात करें, इंगेज करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो भी मूवमेंट चल रहा है, जो भी इंसर्जेंसी चल रहा है, उसको बंद करें और पीस टॉक करें, ठीक है। लेकिन इस दाईमारी का नीचे जो NDFB का जो कमांडर था, उनका नाम था IK
संगबिजित IK संगबिजित। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम कोई पीस टॉक नहीं करेंगे। ये दाइमारी के बाद से मुकर गए। दाइमारी ने बोला कि हम गवर्नमेंट से दाइमारी अरेस्ट हुआ, फिर 2010 में, 2013 में छूटा जेल से। फिर उन जेल से छूटने के बाद दाइमारी ने बोला कि हम असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय डायलॉग। लेकिन उनका दाइमारी के नीचे जो इंसर्जेंट ग्रुप का जो कमांडर था IK संगबिजित, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम कोई पीस टॉक नहीं करेंगे, हम जैसे चल रहा है ऐसे इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर NDFB का फिर से जो एक नया आउटफिट बना। देन ये जो IK संगबिजित, इन्होंने क्या किया, ये जो दाइमारी का ग्रुप था उससे स्प्लिट होके फिर NDFB-S और जिसका नाम है NDFB-IK, खुद के नाम के ऊपर NDFB का नया ग्रुप बनाया, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, ये जो ग्रुप था ये सबसे वायलेंट ग्रुप बना, एकदम खतरनाक ग्रुप बना नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एकदम इंसर्जेंसी का एकदम पूरा टॉप, इंसर्जेंसी को बहुत ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने और वायलेंस को बहुत ज़्यादा कर दिया। ये NDFB-IK अर्थात IK संगबिजित के अंदर जो ग्रुप बना, बाद में ये इन्होंने जो ग्रुप बनवाया वो दाइमारी को छोड़ के, तो वो ग्रुप एकदम वायलेंस के मामले में एकदम बहुत ज़्यादा कर दिया वायलेंस असम के अंदर, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तो हम पहले ही थोड़ा सा देखे थे, हम बोल दिए थे। तो बोडोलैंड के अंदर तो जो बाहर से आए हुए जो बंगाली मुस्लिम थे, जो बांग्लादेश से आए हुए थे, तो उन लोगों के साथ उनका जो पॉपुलेशन है थोड़ा ज़्यादा होने लगा। तो फिर एथनिक वायलेंस होने लगा, एथनिक बोडो ग्रुप के साथ। जब ग्रोथ ऑफ मुस्लिम इन बोडो डोमिनेंट एरिया पे क्या हो गया, जहाँ पे मुस्लिम ग्रोथ ज़्यादा होने लगे, मुस्लिम के लोग बोडो डोमिनेंट एरिया पे, वहाँ पे क्या हो गया, फिर रिसोर्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बोडो लोगों के साथ इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंट क्लैश होना चालू हो गया, क्लैशेस बंगाली मुस्लिम और बोडो के खिलाफ ये क्लैशेस चालू हो गया। फिर आता है तीसरा जो इम्पोर्टेंट इंसर्जेंट ग्रुप था असम का, उसका नाम था कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, KLO, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KLO, ठीक है। तो ये पहले एग्जिस्टेंस में आया 1995 पे, दिसंबर महीने में 1995 पे, ठीक है। इनका जो लीडर का नाम था तामिर दास, जिसका दूसरा नाम भी था जीवन सिंह, और एक दूसरा लीडर था उनका नाम मिल्टन बर्मन, जिसका एक अलग नाम भी था मिहिर दास। तो ये दोनों मिलके इस ग्रुप का फाउंडेशन रखा, ठीक है, KLO का फाउंडेशन रखा, ठीक है। फिर इन लोगों का डिमांड क्या था, इन लोगों का डिमांड था एक अलग से कामतापुर स्टेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि असम के अंदर लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट था, लैंड एलिनेशन था, कामतापुरी जो लैंग्वेज था उसका कोई आइडेंटिटी नहीं था। तो ये सब रीज़न को सामने रखकर तो इन मिल्टन बर्मन और तिमिर दास, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने KLO एक ग्रुप बनाया, KLO कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके KLO करके एक ग्रुप बनवाया। फिर इन लोगों को ये डिमांड, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और कामतापुरी लैंग्वेज का जो कोई आइडेंटिटी है नहीं, ये सारे बात को सामने रख के अलग से कामतापुर स्टेट डिमांड कर लिए इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये जो कामतापुर स्टेट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम का एरिया में ही है, मतलब डिमांड जो था, ये कामतापुर स्टेट का जो डिमांड था, ये हम देखेंगे कौन सी एरिया का डिमांड था। मतलब ये कामतापुर स्टेट का डिमांड के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का 6 डिस्ट्रिक्ट आता था, 6 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट असम से। अगर हम मैप में देखें तो ये कोकराझार, ठीक है, ये कोकराझार, धुबरी, बोनगाईगांव और ग्वालपारा, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर था, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर एंड मालदा, ये टोटल 6। वेस्ट बंगाल के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट और असम के अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट। इस 6 और 4 को जोड़ के मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट का मांग था इस KLO ग्रुप का। ये लोग बोल रहे थे कि ये वेस्ट बंगाल का ये 6 डिस्ट्रिक्ट और ये 4 असम के अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट, धुबरी, कोकराझार, बोनगाईगांव और ग्वालपारा, और वेस्ट बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये 6 और 4 10 डिस्ट्रिक्ट मिला के उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कामतापुर स्टेट, ठीक है। इस 10 डिस्ट्रिक्ट को मिला के असम के 4 और वेस्ट बंगाल के 6, इस 4 को मिला के 10 डिस्ट्रिक्ट मिला के KLO को क्या चाहिए, KLO को कामतापुर स्टेट चाहिए अलग से, ठीक है। ये था उन लोगों का डिमांड। अच्छा, तो फिर KLO जब KLO का जो ये डिमांड था, ये फुल सपोर्ट मिला उल्फा का,
ठीक है। इस KLO को डिमांड को फुल सपोर्ट किया उल्फा ने, ठीक है। तो हमने क्या क्या इंसर्जेंट ग्रुप देख लिया असम के अंदर। सबसे पहले देखा हम लोगों ने जो पहला इंसर्जेंट ग्रुप असम के अंदर बना और सबसे ज़्यादा खतरनाक था वो था उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा ग्रुप आया, फिर उसके बाद जो ग्रुप आया उसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, NDFD। उसके बाद NDFD में भी स्प्लिट हुआ, फिर नया बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप बना। फिर हम क्या देखें, फिर तीसरा वाला जो इंपॉर्टेंट ग्रुप था असम के अंदर वो कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO, ठीक है। ये तीनों ग्रुप हम पढ़ लिए। फिर अगले वाले वीडियो में हम असम के अंदर थोड़ा सा ये जो तीनों इंसर्जेंट ग्रुप जो था इनके डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लिए, कैसे असम एकॉर्ड बनाया, फिर असम एकॉर्ड्स के बाद फिर कैसे NRC का मांग आई, कैसे NRC बना, फिर NRC का अपडेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ हम इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। ये सारे वीडियो का जो PDF फॉर्म है वो हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही।